ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका सलाम हरियाणा में। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं सुनील डबास के साथ। सुनील जी, अब बात करेंगे आपके अब तक के सफ़र के सबसे यादगार लम्हे के बारे में, पद्मश्री अवार्ड के बारे में। जब पद्मश्री अवार्ड आपको दिया गया, वो अनुभव, वो क्षण, वो लम्हे कैसे थे? मेरे लिए तो वो था ही बहुत इमोशनल पल था, और मेरे साथ साथ मेरे पेरेंट्स के लिए वो एक बहुत ही, मैं कहना चाहूँगी कि पूरा मेरा जो गांव है वो भी वो सारा पल देख रहा था जो राष्ट्रपति भवन में चल रहा था। और मेरे मदर फादर जो राष्ट्रपति भवन में जाके, जो शायद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी राष्ट्रपति भवन तक पहुंच पाएगी, और वह राष्ट्रपति के हाथों से जो देश का सबसे सर्वोच्च सम्मानित एक सिविलियन अवार्ड है वो अचीव कर पाएगी। तो मैं भी बहुत खुश थी, और सबसे ज़्यादा मैं अपने पेरेंट्स को देख के, जिस फादर मदर ने मुझे हर पल पे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया, मेरे लिए उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करे हैं, और बहुत सारे दुनिया के मतलब लोगों के सोशल जो हिंड्रेंसेस थी या सोसाइटी के अंदर जो इस्टेब्लिश नहीं थे जितने भी रीति रिवाज, उनको कहीं ना कहीं तोड़ के, मरोड़ के या कन्विंस करके वो पीछे छोड़ते वो मेरे लिए लड़े हैं। तो वो मेरे साथ वहाँ पे उस भवन में, और वो राष्ट्रपति अवार्ड लेते हुए मौजूद थे। मेरे लिए वो पल बहुत ही ज़िंदगी का सबसे सौभाग्यशाली और सबसे ऑनर्ड पल था जो मैंने महसूस किया। सुनील जी, जब आपके पिताजी ने वो अवार्ड अपने हाथ में उठाया, वो क्षण आपके लिए कैसा था? उनके लिए तो एकदम से अवार्ड लेते उनकी आंखों में आंसू थे, और वो बिना कुछ कहे भी सब कुछ कह गए थे। और उन्हीं जो उनके फेस पे एक्सप्रेशंस थे, और बिना शब्द बोले ही उन्होंने जो अपने अंदर से, उनकी फीलिंग्स ने मुझे जो ब्लेसिंग दी, तो मैं बहुत भावुक थी उस समय। और मुझे बहुत खुशी भी अनुभव हो रही थी कि मैंने अपनी लाइफ में, मेरे फादर ने मेरे लिए एक सपना देखा था, और वो हर पल पे दम भरते थे कि नहीं, मेरी बेटी को मैं भेजूंगा, और वो बहुत मेरा गर्व है, और वो मेरा प्राउड कभी भी नीचे मुझे झुकने नहीं देगी। और वो पल उनके लिए, उन्होंने उस टाइम पे, मैं आंखों में ये समझ पाई थी कि वो ये सोच रहे थे कि मैंने उस टाइम पे इनके लिए जो भी डिसीजन लिए वो बहुत सही थे। दोस्तों, आपको यहाँ एक बात बता दें, सुनील डबास जी पहली महिला हैं हरियाणा प्रदेश से जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो जाहिर तौर पर ना सिर्फ ये सुनील डबास जी और उनके परिवार के लिए गर्व की बात है, बल्कि हम सबके लिए और पूरे प्रदेश के लिए गर्व और सम्मान की बात है कि हमारे प्रदेश से पहली महिला को ये सम्मान मिला। तो सुनील जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आईपीएल की तर्ज पर अभी प्रो कबड्डी हाल ही में टीवी पर आया और बहुत इसको अच्छे तरीके से दिखाया गया, तो ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि आपके बिना संभव नहीं था शायद? कबड्डी हमारा इंडिजिनस गेम है, और भारत के 70% पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है, और तो 70% के तो कण कण में, रग रग में ये बसा हुआ था। और 30% पॉपुलेशन जो हमारी सिटी में बसी हुई थी, वो एशियाड तक इस खेल को पहुंचते पहुंचते 10 to 15% तो जुड़ चुकी थी। 15% जो सिटी की पॉपुलेशन थी वो अब और इन्वॉल्व होगी। आज मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, ये मैंने महसूस भी किया, और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे जो प्रोफेसर रैंक के अधिकारी हैं या इससे बड़े हैं, गजटेड पोस्ट पे हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि मुझे अपना बच्चा कबड्डी में डालना है, क्योंकि मैं ये सुनती सुनती मेरे कान पक गए थे कि मुझे अपना बच्चा क्रिकेट में भेजना है। तो कहीं ना कहीं एक भारतीय खेल को एक पहचान मिली है, और इस खेल के माध्यम से बहुत सारे लाखों बच्चे हैं वो रोजगार पाए हुए हैं, सर्विस कर रहे हैं। तो आप अपने इन सारे अनुभवों को समेटकर क्या कबड्डी के ऊपर कोई किताब भी लिखने जा रही हैं? कबड्डी पे क्या, अभी तक मैंने लड़कियों के, गर्ल्स के ऊपर थोड़ा सा, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पे, गर्ल्स की अपब्रिंगिंग पे मैंने उस पर बहुत सारा रिसर्च वर्क किया है। और मेरी पीएचडी की जो थीसिस है वो पूरी लड़कियों पे ही है, कि मैंने जो एथलीट्स हैं उनके सामने सोशियो इकोनॉमिक जो बैरियर्स हैं, उनकी कितने जो अपब्रिंगिंग में कितने सारे हिंड्रेंसेज हैं, और उसके बावजूद वो आगे बढ़ रही हैं। तो बहुत सारी जो अचीवर्स हैं गर्ल्स, उसके ऊपर भी, और गर्ल्स की साइकोलॉजी क्या कहती है, समाज के अंदर वो कैसा दबाव महसूस करती है, और वो समाज के इन सारी चीज़ों को, अगर ये बैरियर्स उसके सामने से हटा दिए जाएँ तो वो कितना फ्लरिश कर सकती है, कहाँ जा सकती है। तो मैंने लड़कियों के ऊपर काफ़ी मैंने वर्क किया, रिसर्च वर्क किया है, और आगे थोड़ा टाइम मिलेगा मेरे को तो मैं कबड्डी पे बहुत सारा मैंने लिटरेचर, अभी प्रो कबड्डी में मैंने इसको हमारी वेबसाइट पे बहुत सारा लिटरेचर वगैरह नहीं था, मैंने अपडेट करने में उनको हेल्प करी है। आगे भी मैं इस फील्ड में जितना भी हो सकता है मैक्सिमम, क्योंकि मैंने तो आई एम फॉर स्पोर्ट्स एंड आई एम फॉर कबड्डी। हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं सुनील डबास जी के भाई बलराज जी भी, हम उनको भी मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। बलराज जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर।
सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जब आपकी बहन ने ये फैसला लिया या आपको मालूम हुआ कि वो कबड्डी में रुझान है उनका और वो खेलना चाहती हैं, आपने इस फैसले को कैसे लिया और किस तरह से इसको प्रोत्साहित किया? सर मैं खुद भी कबड्डी खेलता था और ये और अच्छा निकलती थी, मैं खुद तो इनको और मेरे को भी खुशी होती थी, चलो और अच्छा किया। और इन्होंने जब जब भी अच्छा करते गए मैं भी खुद इनको सपोर्ट करता गया, हाँ ठीक है, ठीक खेलती है, ठीक खेलती रहे। मैं खुद स्पोर्ट कबड्डी से ही खेलता था, मैं भी कबड्डी से ही आर्मी में भर्ती हुआ था, तो मैं इसको पीछे पीछे सपोर्ट देता था। ये जितना भी अच्छा करती थी मेरे को भी और खुशी होती थी और मैं भी ये चाहता था चलो ये अच्छा कर रही है और अच्छा करे और अच्छा करती रहे, ताकि लड़कियों के लिए भी आगे चल के प्रेरणा बने। लेकिन जिस क्षेत्र से आप आते हैं वहाँ पर आप जब देखते होंगे कि दूसरे लोग कहते होंगे कि अपनी बहन को कबड्डी में डाल रहा है और उसको वहाँ के लिए प्रेरित कर रहा है, तो बाकी लोग तो सब आपको इसके खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते होंगे, तो उनकी उन चुनौतियों का, उन चीज़ों का आपने सामना कैसे किया? ये तो गांव में तो ये तो चलता ही है, लेकिन उस टाइम के ऊपर मेरे को पता था, मैं बाहर निकला हुआ था, मैं भी कबड्डी के पूरे जानता था कैसे वो होती है और स्पोर्ट्स क्या है, अचीवमेंट उसके बारे में अच्छी तरह मेरे को ज़्यादा नॉलेज थी। इसलिए मैंने गांव वालों को और साथ वालों की कोई चिंता नहीं की और वो ज़्यादा मेरे से कहते भी नहीं थे, क्यों जो मेरे साथ के थे ज़्यादातर वो कबड्डी के ही प्लेयर थे, उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ वो करना, तो वो सब ये चाहते थे कि हाँ वो भी अपनी सिस्टर की तरह मानते थे कि हाँ ये हमारी सिस्टर है और ये अच्छा कर रही है, इसके साथ और भी कोई लड़की आए और अच्छा करे, वो भी यही सोचते थे, तो सब सपोर्ट करते थे साथ। तो जो कुछ भी सारी मेहनत सुनील जी ने की और आपके पूरे परिवार ने जो साथ दिया, आज इस मुकाम पर सुनील डबास जी पहुंची हैं, तो आप लोगों को निश्चित तौर पर गर्व होता होगा, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? गर्व तो हमारे को नहीं, पूरे गांव को, पूरे प्रदेश को गर्व है और ख़ासकर लड़कियों के ऊपर, जो इन्होंने पीछे जो अभी जनरेशन चल रही है उन लड़कियों के लिए इन्होंने आगे स्टेप दिए हैं, वो इस मकाम पर चल सकें और सब के लिए प्रेरणा बन सकें। आज तो गांव में भी इतना माहौल है कि लोग सब चाहते हैं मैं मेरी लड़की को सुनील जैसी बनाऊं, तो उससे हमारे को नहीं, सभी को खुशी होती है और हमारे को तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जी बिल्कुल। सुनील जी, आप पे लौटते हैं। आपने अपने गांव के अंदर इससे संबंधित एक खेल अकेडमी भी बनाई है जिसमें इसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है और बहुत से बच्चे कबड्डी खेलते हैं, ये किस तरह से रहा, उसके बारे में जानना चाहेंगे? मेरा एक सपना बन गया कि जब मैं उस समय निकली तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी थी जो मेरे फेवरेबल नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक दर्द जरूर छुपा था। वो ये था कि लड़कियों के लिए वैसा माहौल जैसा चाहिए वैसा नहीं है, और मैंने सरकार से एक एकेडमी की भी डिमांड करी और स्टेडियम की डिमांड करी कि मेरे गांव में स्टेडियम होना चाहिए और मेरे गांव में ही एकेडमी होना चाहिए, क्योंकि एकेडमी आजकल जैसे सरकार ने बहुत सारे खिलाड़ियों को इनको ज़मीन दी है, एक आध ने तो अपना इंटरनेशनल स्कूल तक भी खोल लिया है, लेकिन मेरा सपना ये था कि मैं मेरे गांव में एक ऐसी चीज़ शुरू करूं जिसकी वजह से लड़कियों को मुकाम मिले, रास्ता मिले, और वो हरियाणा की सरकार ने उसको रिक्वेस्ट को मान लिया और मेरे गांव में हरियाणा की पहली कबड्डी की वुमेन एकेडमी है वो खोली गई है। इसके लिए मैं सरकार का भी धन्यवाद करती हूं और मेरे गांव वालों को भी, जिन्होंने मुझे इतना मान सम्मान और प्यार दिया, जिसकी बदौलत मैं आगे बढ़ती चली गई। और हम आपके इस जज्बे को भी सलाम करते हैं। आपके मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि हरियाणा सरकार ने भी आपको सहयोग किया और आपके सपने को साकार करने में मदद की। अगले आने वाले 5 सालों में जिस तरह से अभी प्रो कबड्डी शुरू किया गया है, आप इस खेल को कहाँ देखते हैं हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में ही नहीं, मैं अब इसको ओलंपिक गेम बनाने की मुहिम में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ओलंपिक में हम अपना भारतीय खेल, ओलंपिक में 29 अभी गेम्स हैं, 1-2 गेम हर साल आगे पीछे हो जाते हैं, इंक्रीज होते हैं, कबड्डी इंक्रीज हो जाते हैं, हर कंट्री का कोई ना कोई खेल वहाँ पे है, तो हमारा एक हॉकी को छोड़ के हम कहीं नहीं हैं। चाइना है, उसके बहुत सारे इवेंट हैं, 50 मेडल चाइना के ओलंपिक में उनके अपने कंट्री से रिलेटेड गेम है, तो क्यों ना हमारा भारतीय खेल एक आध वहाँ पे और पहुँचे, और उसके लिए देश को भी लॉबिंग करने की ज़रूरत है और हमें भी उसमें आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेने की, हिस्सा लेने की ज़रूरत है। अभी एशियाड में हम टॉप लेवल पर हैं, वर्ल्ड कप में हम टॉप लेवल पर हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ में कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसको कोई भी एक बार देखते ही समझ लेता, बहुत ज़्यादा टफ रूल नहीं है, ईजी गेम है, ज़्यादा इसके लिए आपको बहुत सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब न के बराबर इक्विपमेंट है। इंटरनेशनल लेवल का जैसा स्ट्रक्चर चाहिए था या जैसे उसमें क्वालिटीज़ हैं
वो इंटरटेनमेंट की क्वालिटीज़ उसके अंदर हैं। बहुत सारा कबड्डी के अंदर बहुत कुछ है। आप देखिए कबड्डी में आपको रेसलिंग भी मिलेगी, बॉक्सिंग भी मिलेगी, आपको कबड्डी के अंदर एथलेटिक स्पीड भी मिलेगी, कबड्डी के अंदर एंड्योरेंस, आपके लॉन्ग रेसर एंड्योरेंस भी मिलेगा। हर गेम की कुछ ना कुछ, और चेस की तरह आपको माइंड भी मिलेगा, सेरेब्रल गेम है। तो उसके अंदर उतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, कबड्डी के ऊपर बढ़ने से अब शायद कोई नहीं रोक सकता। और अभी प्रो कबड्डी ने इंडिया में प्रूव कर दिया कि कबड्डी हमारा देसी गेम बेशक है, लेकिन उसके अंदर वो सब कुछ है जो आप दुनिया को दिखा सकते हो कि भारतीय खेल भी कुछ खेल है। चलिए बलराज जी के पास दोबारा लौटते हैं। बलराज जी, सुनील जी के जीवन के बारे में सब जानते हैं, आज उन्होंने क्या मुकाम हासिल किया किसी से छुपा नहीं है। हम इनके निजी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहेंगे। ये बचपन से कैसे थे, शैतान थे, व्यवहार में किस तरह थे, उस बारे में कुछ बताएं। बचपन से ही ये एक तो बहुत मेहनती थी, जो भी इसको काम देते थे उसमें बहुत मेहनत से काम करती थी। और शुरू से ही इतनी एक्टिविटी थी, पढ़ाई में भी, खेल में भी, और कृषि के काम करने में भी। कभी भी कोई अगर कृषि का काम होता था तो ये हॉस्टल से भी छुट्टी लेके आती थी मदद करवाने के लिए। और शुरू से बचपन से ही ऐसे एक्टिविटी ऐसे दिखती थी कि ये कुछ ना कुछ करेगी। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जो इनके बचपन से घर के जो कामों में भी इन्होंने सहयोग किया, उसने भी एक नींव रखी और इनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर मजबूत भी किया इनको इस खेल के लिए आगे बढ़ने के लिए। जी जी, शुरू से ही इसकी उसी में रुचि थी। जिस तरफ ही ये कदम बढ़ाती थी वो उसमें कामयाबी हासिल करती ही चली गई। तो हमने भी इसको पूरा सपोर्ट दिया कि जहाँ आप जिस फील्ड में जा सको, जिस मुकाम पर आपके रुझान है, उस तरफ आप चलो और कामयाबी हासिल करो। जाहिर तौर पे बलराज जी की बिना पारिवारिक सपोर्ट के और आप लोगों के सपोर्ट के संभव नहीं था। तो आप लोगों को भी हमारी तरफ से श्रेय जाता है और एक सलाम करता है आप लोगों के जज्बे को भी कि आपने सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए सुनील डबास जी को प्रेरित किया और आज वो इस मुकाम पर है। चलिए सुनील जी, आखिर में चलते चलते हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए और बेटियों के लिए कोई संदेश जो आप देना चाहें। मैं हरियाणा की और पूरे भारत के देशवासियों को, लड़कियों के लिए कहना चाहूँगी, आज भारत की लड़कियाँ विश्व में छाने लगी हैं, मंजिल उनके हाथ आने लगी है, दूर हो गए उनकी ज़िंदगी के अंधेरे, और आज तो माँ बाप अपनी बेटियों पे इतराने लगे हैं। तो बेटियों को आगे बढ़ाओ, बेटियों को पैदा होने दो। और हमारे देश का जो सेक्स जेंडर रेशियो है वो कंपैरेटिवली बहुत नीचे है, तो मैं चाहूँगी कि वो बढ़े और लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका दें। और सभी को, माँ बाप को, और माँ बाप का सपोर्ट अगर बेटी के साथ है तो उसका कोई रास्ता नहीं रोक सकता। पहले पेरेंट्स उनको सपोर्ट दें और भाई बहन, समाज, सोसाइटी, उनकी जितने भी हिंड्रेंसेस हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। सोशल नज़रिया है वो ज़रूर कायम करें। और मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप महिलाओं को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये थी सुनील डबास, जो आज एक जीवंत मिसाल है मेहनत, कामयाबी और लगन की, और प्रेरणा का सूत्र है न सिर्फ हरियाणा प्रदेश की बेटियों के लिए बल्कि पूरी देश के बेटियों के लिए। तो दोस्तों, चलते चलते आपसे एक निवेदन है कि कन्या भ्रूण हत्या को कृपया रोकें और इसको कहीं से भी एनकरेज ना करें। हमारे बच्चे आज हर क्षेत्र के अंदर बढ़ रहे हैं, हमारी बेटियां हर तरफ ज़िंदगी में अग्रसर हो रही हैं। कृपया अपने बच्चों को, उनकी भावनाओं का सम्मान करें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ मिलेंगे, करेंगे बातचीत। सलाम हरियाणा।